हेलो बच्चों, माई सेल्फ संदीप सर। आज अपन स्टार्ट करेंगे बीएसटी में कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इस एक वीडियो में मैं आपको आधा चैप्टर पूरा लर्न करा दूंगा। इस एक ही वीडियो में मैं आपको सिखा दूंगा कंज्यूमर कौन होता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का स्कोप। साथ ही मैं बताऊंगा कि अगर आपके साथ फ्रॉड हो जाए तो आपको कौन से कोर्ट में केस करने जाना है, कोर्ट से आपको क्या रिलीफ मिलेंगे, दुनिया भर के जो एनजीओज हैं जो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए बैठे हैं उनका क्या रोल है, कौन कंज्यूमर बनके सेलर के खिलाफ केस कर सकता है, और लास्ट कंज्यूमर की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सारे के सारे टॉपिक अपन इस एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। बेटा सबसे पहले अपन कंज्यूमर का मतलब समझते हैं। कंज्यूमर वो इंसान होता है हु बाइज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी। खत्म। पैसों के बदले गुड या सर्विस जो खरीदता है उसे कंज्यूमर बोलते हैं, बायर बोलते हैं। सीपीए यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के हिसाब से कंज्यूमर की डेफिनेशन इतनी सी नहीं है। ये तो बच्चों वाली बात है कि भूल ही गए तो ये लिखा ना पेपर में, लेकिन इसकी असली डेफिनेशन क्या है बोलो, मैं लर्न कराऊं। सबसे पहले लिखेंगे अ कंज्यूमर इज अ पर्सन हु बाइज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सम कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब बेसिकली यहां क्या है, पैसा है वही मतलब, लेकिन कंसिडरेशन वर्ड लिखना। एक और बार बोलते हैं, अ कंज्यूमर इज अ पर्सन हु बाइज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सम कंसिडरेशन, यानी पैसा। अब ये कंसिडरेशन यानी पैसा, आगे क्या लिखें, आगे लिखेंगे कि ये पैसा या तो उसने पूरा पे कर दिया या वो प्रॉमिस करता है कि वो पूरा का पूरा पे कर देगा। तो सबसे पहले लिखकर आना कि ये कंसिडरेशन हैज बीन पेड और प्रॉमिस्ड। सेकंड बात लिखना पार्टली पेड पार्टली प्रॉमिस्ड, यानी मान लो कोई 40,000 रुपीज की मैं चीज खरीदने गया तो 20,000 तो मैंने इमीडिएटली पे कर दिए और बाकी 20,000 मैंने वादा कर दिया कि पे कर दूंगा। तो कंसिडरेशन के आगे मेरे बच्चे क्या लिखेंगे, कंसिडरेशन विच हैज बीन पेड और प्रोमिस्ड, पार्टली पेड एंड पार्टली प्रोमिस्ड, या फिर मैं वो चीज आपसे खरीद रहा हूं इंस्टॉलमेंट के बेसिस पे, यानी मैं ईएमआई भरता रहूंगा। इसको बोलते हैं अंडर द स्कीम ऑफ डेफर्ड पेमेंट। क्या बोलते हैं, बोलो अंडर द स्कीम ऑफ डेफर्ड पेमेंट। ये है मेरे बच्चे कंज्यूमर की आप पूरी डेफिनेशन। ये लिखकर आना, इसी तरीके से लिखे ना, बहुत ही अट्रैक्टिव आंसर दिखेगा बोर्ड्स में। अब इसके बाद और भी एक बात है जो कंज्यूमर में लिखकर आनी है, और इससे केस स्टडी में भी बहुत हेल्प मिलेगी जो मैं भी समझा रहा हूं। क्या होता है यार, मान लो तुम्हारे घर में दीदी की शादी है, पापा और तुमने मिलकर प्लान करा कि दीदी और जीजू को तुम कोई कार गिफ्ट करोगे। अब उस कार का यूजर कौन है, खरीदी तो पापा ने, पैसे पापा ने दिए, होने तो पापा चाहिए उसके कंज्यूमर नहीं ना, लेकिन पापा ने तो गिफ्ट कर दी जीजा जी को और दीदी को। तो अब उनके यूजर कौन है, दीदी और जीजा जी। तो दीदी और जीजा जी क्या बन गए, कंज्यूमर। कब क्यों बने, क्योंकि पापा ने उन्हें अप्रूव कराए, पापा ने हाँ कराए कि तुम इस गुड को इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये वाला, कि खरीदा चाहे आपने हो, पैसे आपने दिए हो, बिल आपके नाम हो, लेकिन अगर आपने कोई पर्टिकुलर चीज किसी को गिफ्ट कर दी और उसे इजाजत दे दी कि आप ये चीज इस्तेमाल कर लो, तो फिर उस गुड का यूजर, उस गुड का कंज्यूमर दीदी जिया जी बन गए, क्योंकि पापा ने उन्हें अप्रूवल दिया, अप्रूवल। ठीक है, ये हो गया एक। अब एक और चीज ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आजकल तो डिजिटल जमाना है, लोग पेटीएम, जीपे, फोन पे से पेमेंट करते हैं, चेक काट काट के देते हैं। तो इसमें एक बात क्या लिखोगे कि इट इंक्लूड्स बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ट्रांजेक्शन, यानी आजकल बायर कैसे पे कर सकता है, बोलो बच्चा, ऑनलाइन भी पे कर सकता है, ऑनलाइन भी बायर है और ऑफलाइन भी है। ऑनलाइन बायर ऑनलाइन से पेमेंट करेगा और ऑफलाइन वाला कैश दे देगा। ये लिखकर आना, और इससे केस स्टडी और एमसीक्यू में भी क्वेश्चंस आते हैं। अब एक सबसे लास्ट चीज, लेकिन सबसे तगड़ी चीज इस टॉपिक की, सुनो ध्यान से। वो लोग जो मिडिलमैन है, मिडिलमैन यानी वो लोग जो मैन्युफैक्चरर से किसी प्रोडक्ट को लेते हैं और फिर उस प्रोडक्ट को किसी बायर को बेच देते हैं, ये मिडिलमैन इस गुड के फाइनल यूजर नहीं है, ये कंज्यूमर नहीं है। ये आता है एमसीक्यू में बहुत ज्यादा, हल्के में मत लेना इस पॉइंट को। अगर किसी मैन्युफैक्चरर से किसी मिडिलमैन ने कोई प्रोडक्ट बाय किया है, जैसे किसी रिटेलर ने, इन सब ने, और ये इसलिए किया है क्योंकि इस पे प्रॉफिट लगाकर ये किसी कंज्यूमर को बेचेंगे, तो ये जो मिडिलमैन है ना, ये कभी भी कंज्यूमर नहीं होता है। ये कंज्यूमर की कैटेगरी में ये लोग नहीं आते हैं, क्योंकि ये इस प्रोडक्ट को क्या करेंगे, रीसेल करेंगे। क्या करेंगे, बोलो बोलो, रीसेल, यानी इसका कमर्शियल यूज करेंगे। ये इसको हाउस होल्ड यूज, यानी ये इसके फाइनल यूजर नहीं है, ये इसको रीसेल करेंगे।
ये इस प्रोडक्ट को इसलिए खरीद रहे हैं मिडिलमैन, क्योंकि इसे कमर्शियली बेचेंगे, यानी इनका काम धंधा है इसको बेचने का, प्रॉफिट लगा लगा के। तो ऐसे लोग इस एक्ट के अकॉर्डिंग कंज्यूमर की कैटेगरी में नहीं आते। चलो बच्चा, इतना तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब अपन पढ़ेंगे बच्चों, एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। असली कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनी थी 1986 में, इसने उसी को एलिमिनेट कर दिया, यानी 1986 की एक्ट अब बंद हो गई और इसकी जगह 2019 वाली आ गई। कहां आ गई? पूरे इंडिया में। ये पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान पूरा एक है। ये आ गया। अब ये एक्ट किन किन पे एप्लीकेबल है? ये हर मैन्युफैक्चरर पे एप्लीकेबल है। हर मैन्युफैक्चरर को इससे डर के रहना चाहिए। इसके सारे नियम मैन्युफैक्चरर पे एप्लीकेबल है, हर डीलर पे। कौन है डीलर? कोई भी मिडिलमैन हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर हो, होलसेलर हो, रिटेलर हो, और हर उस इंसान पे जो गुड को सप्लाई करता है, हर वो इंसान जो कंज्यूमर तक गुड पहुंचाता है। कोई भी ई कॉमर्स फर्म भी, जैसे ब्लिंकिट वाले हुए जो ई कॉमर्स का काम करते हैं, यानी ऑनलाइन में डील करते हैं। लास्ट बात, इस एक्ट ने सबसे शानदार काम किया है कि कंज्यूमर अगर कहीं भी कंप्लेन करेगा ना, तो जो रीड्रेसल प्रोसेस है ना, रीड्रेसल मतलब उसको इंसाफ दिलाने की प्रोसेस, जो उसको इंसाफ दिलाने का ये पूरा प्रोसीजर है, ये फास्ट कर दिया और ये बड़ा चीप कर दिया। क्या कर दिया? रीड्रेसल प्रोसेस को बोलो स्पीडी एंड इनएक्सपेंसिव। नेक्स्ट टॉपिक है भाई, इस कंज्यूमर को इंसाफ कैसे दिलाएं? तो सरकार ने इंसाफ दिलाने के लिए तीन लेवल पे इंसाफ दिलाने के लिए कोर्ट बिठा रखे हैं। 3 टाइप के कोर्ट ही हैं। एक काम करते हैं, ये सब ब्लैंक दिख रहा है, पहले अपन सारा सब कुछ लर्न कर लेते हैं, फिर उसके बाद टक 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 करेंगे और ये अपीयर होते रहेंगे, मजा आएगा, है ना। पहले लर्न करते हैं। पहला कोर्ट कौन है? डिस्ट्रिक्ट कमीशन। बोलो डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन। डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन। अब डिस्ट्रिक्ट कमीशन में कौन से केस जाते हैं? डिस्ट्रिक्ट कमीशन में वो केस जाते हैं जो 1 करोड़ से कम के होते हैं, 1 करोड़ से कम के। स्टेट कमीशन, इसमें क्या जाते हैं? 1 से लेके 10 करोड़ तक के, 1 से लेके 10 करोड़ तक के। नेशनल कमीशन, इसमें जाते हैं 10 करोड़ से ज्यादा के केस। कौन से केस जाते हैं? 10 करोड़ से ज्यादा के। डिस्ट्रिक्ट कमीशन और स्टेट कमीशन किसने सेट करे? ये दोनों सेट किए स्टेट गवर्नमेंट ने, और ये भाई वो है ये नेशनल कमीशन, इसको सेट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। लास्ट पॉइंट हो गया, मेरे बच्चों को तो याद ही हो गया कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन में अगर आप केस हार गए और आप जज के फैसले से खुश नहीं हो, अब क्या करो? डिस्ट्रिक्ट कमीशन के अगर फैसले से खुश नहीं हो तो 45 दिन दिए जाते हैं। विद इन 45 डेज आप इस केस को यहां ले जा सकते हो। स्टेट कमीशन को परेशान करने पहुंच जाओ कि भैया अब तुम हमारी बात सुनो। क्या बोला मैंने बच्चा? अगर डिस्ट्रिक्ट कमीशन के फैसले से खुश नहीं हो तो 45 दिन दिए जाते हैं। 45 डेज के अंदर अंदर आप बात इधर ले जाओ। इनके फैसले से खुश नहीं हो तो 30 डेज के अंदर अंदर बात इधर ले जाओ नेशनल कमीशन पे। इसके फैसले से खुश नहीं हो तो 30 डेज के अंदर अंदर बात इधर ले जाओ। लास्ट, नेशनल कमीशन से भी खुश नहीं हो तो मेरे भाई 30 डेज के अंदर अंदर बात सुप्रीम कोर्ट पे ले जाओ। कहां ले जाओ? बोलो 30 डेज के अंदर अंदर बात सुप्रीम कोर्ट में। एक बार फटाफट बंद करना वीडियो और ना कट कट करके आगे बढ़ाना, इतनी जल्दी नहीं पढ़ते, पहले पूरा रिकॉल करेंगे। डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन। अमाउंट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन बोलो तुम्हें याद है? 1 करोड़ से कम, 1 से 10 करोड़ और 10 करोड़ से ज्यादा। नेक्स्ट, सेटअप बाय, किसने सेट करा था? बोलो तुम्हें याद है? स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। लास्ट क्या है? अपील अगेंस्ट ऑर्डर। इसके फैसले से खुश नहीं हो तो क्या करो? 45 दिन के अंदर अंदर इधर पहुंच जाओ। इसके फैसले से खुश नहीं हो तो 30 दिन के अंदर अंदर नेशनल कमीशन के पास आ जाओ। और साला इससे भी खुश नहीं हो, गजब ही दुखी है, तो 30 डेज के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच जाओ। ये पूरा चार्ट एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो। बेटो एक बार अपन ये भी देख लेते हैं कि ये जो कोर्ट है ना, ये फैसला कैसे सुनाता है। सुनो, मैं तो कहानी से याद करा दूंगा तुम्हें। कोर्ट क्या करता है? बायर और सेलर दोनों को बुलाता है। वही वो जो कोर्ट रूम इमेजिन करो, कोर्ट रूम, बायर और सेलर दोनों आ गए। उनकी अपनी अपनी दलीलें सुनना जज साहब चालू कर देते कि बोलना चालू करो भाई। उनके रिस्पेक्टिव वकील अपना अपना पक्ष पेश करते हैं। अब इतनी देर में पता है, अगर जज साहब को ये फील होता है ना कि ये बात तो कोर्ट के बाहर इजीली सेटल की जा सकती है, यानी जज साहब को ये फील हो जाए हल्का है यार केस, हो सकता है कि बायर और सेलर आपस में सहमति पे आ जाए, तो जज साहब उन्हें 5 दिन का मौका देते हैं।
सच बता रहा हूं, 5 दिन का मौका देंगे। बोल यूं हाथ जोड़ के कि भाई साहब एक काम करो ना यार, क्यों कोर्ट का इतना टाइम खराब कर रहे हो? पहले हिंदुस्तान में इतने कोर्ट केस चल रहे हैं, तुम एक काम करो, तुम एक बार, मैं तुम्हें 5 दिन का टाइम देता हूं, तुम 5 दिन में मीडिएशन कर लो। इसे बोलते हैं सेटलमेंट बाय मीडिएशन। क्या बोलते, बोलो, सेटलमेंट बाय मीडिएशन। यानी प्लीज आपस में बाहर रजामंदी कर लो यार। इस केस को आगे क्यों चला रहे हो? मेरा भी टाइम खराब होगा, तुम्हारा भी। कितने दिन दिए बोलो मीडिएशन के लिए? 5 दिन। अब इमेजिन करो, दोनों खुशी खुशी राजी राजी आ गए जज साहब के पास और बोलते हैं हम केस वापस ले रहे हैं भाई, हम में आपसी सहमति हो गई। तो पता है जज साहब क्या बोलेंगे? हाँ भाई रुक जा, मुबारक हो गई सहमति, मेरा भी समय बचा, थैंक यू। लेकिन वो बोलेंगे रिटन में लिख के जाओ, क्योंकि जज साहब बोलेंगे मेरे पास प्रूफ होना चाहिए, नहीं तो मेरे पे टोपी डाल दोगे, मैं मर जाऊंगा। तो भाई लिख के दे दो, इसे बोलते हैं रिटन कंसेंट। क्या बोलते, बोलो, रिटन कंसेंट। लिख के दो कि तुम दोनों ने आपसी मीडिएशन प्रोसेस से ये सारा मामला आपस में सलटा लिया, कोर्ट की तुम्हें जरूरत नहीं है। क्या बोलते हैं, बोलो, रिटन कंसेंट। अब जज साहब बोलेंगे जो भी मीडिएशन के नियम है वो मैं फॉलो करता हुआ तुम्हारा केस खारिज करता हूं। तो क्या लिखोगे? द रूल्स ऑफ द मीडिएशन प्रोसेस विल बी फॉलोड बाय जज साहब, और ये केस रद्द कर दिया गया। अब बाय चांस दोनों पार्टी में तो नहीं हो रहे भाई सेटलमेंट, 5 दिन भी निकल गए, तो फिर जज साहब बोलेंगे आओ भाई दोनों सामने, हियरिंग, एक दूसरे की मतलब अपना अपना पक्ष पेश करो, देखता हूं मैं फिर किसके आगे किसके पक्ष में फैसला सुनाता हूं, जो सही होगा सुना दूंगा फैसला। साथ में जज साहब ये बोलते हैं कि अगर बाय चांस कोई पर्टिकुलर गुड आया जिसपे कंप्लेन है कि भाई मान लो बायर बोलता है ये पर्टिकुलर गुड है, इसने फ्रॉड ने मेरे को गलत बेच दिया, ध्यान से सुनना, तो कभी कभी तो जज साहब खुद ही देखकर समझ जाते हैं कि प्रोडक्ट सही है या गलत है और फैसला दे देते हैं। लेकिन कभी कभी उस प्रोडक्ट में मेजर टेस्टिंग की जरूरत होती है, तो फिर जज साहब उस प्रोडक्ट को लैब में भेजते हैं। कहां भेजते हैं? लैब में। फिर लैब वालों की जब रिपोर्ट आती है उसके बाद जज साहब अपना फैसला सुनाते हैं। ये मैंने पूरा लिख दिया, डरो मत, इतना नहीं है, पैराग्राफ ही तो है, पढ़ना ही तो है बस। ये रहा 5 डेज, 5 दिन दिए, सेटलमेंट कर लो मीडिएशन से, कर लो तो एक रिटन कंसेंट लिख के दे जाना कि भाई केस खारिज करो, मैं जो मीडिएशन के रूल्स हैं जज साहब वो फॉलो करेंगे और केस निपटा देंगे। एक मिनट बच्चों यार, मैंने तुमको भी ये पढ़ाया था ना, इसमें यार एक केस स्टडी या एमसीक्यू का क्वेश्चन आता है तगड़ा, मैं एक बार वो डिस्कस कर लेता हूं तुमसे, तुम ही दे दोगे खैर आंसर, फिर भी जरूरी है भी है ना, भगाना मत वीडियो। मान लो एक केस है 40 लाख रुपए का, 40 लाख रुपए का एक प्रोडक्ट, मतलब कोई गाड़ी वाड़ी होगी मान लो, गलत बेच दी सेलर ने, तो बायर ने सेलर पे केस कर दिया 40 लाख रुपए का। ये केस कहां जाएगा? 40 लाख रुपए का है तो डिस्ट्रिक्ट फोरम में। कहां जाएगा बोलो? 40 लाख का केस कहां जाएगा? पहली बार डिस्ट्रिक्ट फोरम में। जो भी पार्टी हार गई वो फैसले से नाराज है तो वो कहां जाएगी फिर? बोलो बोलो, रीअपील करने कहां जाएगी? 40 लाख रुपए की गाड़ी का केस है, रीअपील करने इधर जाएगी। इधर भी हार गई तो कहां जाएगी? इधर जाएगी। इधर भी हार गई तो कहां जाएगी? घर जाएगी, घर जाएगी। ध्यान रखना, ये बताना था मेरे को, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगी। सुप्रीम कोर्ट बोलेगा जुड़ू तेरे, ये 40-40 लाख के तो छोटे छोटे केस सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे। तो जो भी केस 1 करोड़ से कम का होता है ना, वो 3 जगह ट्रैवल कर सकता है, 1 2 3। इसी तरीके से कोई भी केस 1 से 10 तक के करोड़ तक का होता है ना, वो 2 जगह ट्रैवल करता है। मान लो 3 करोड़ की गाड़ी ली, वो डिफेक्टिव निकल गई, तो केस इधर ठुकेगा, हार गए तो इधर जाएगा, हार गए तो वो घट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट में बहुत अच्छा है, मेरे को याद आ गया कि मुझे ये बताना था आप लोगों को, सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ वो केस जाएगा भाई जो 10 करोड़ के ऊपर का होगा और बंदा नेशनल कमीशन से नाराज होगा। ठीक है, ध्यान रखना बच्चे इस बात को। आओ बच्चों आगे बात करें। अब पता है एक दिन क्या हुआ, आपकी दादी जी या आपकी मम्मा किसी इलेक्ट्रिक शॉप में गए और वहां पे उन्होंने इलेक्ट्रिक आयरन बाय करी, प्रेस, जिससे कपड़ों पे प्रेस होती है ना इलेक्ट्रिक आयरन, वो। अब सेलर ने पता है क्या सोचा कि ये तो बड़े एजेड लोग हैं, इन्हें क्या अक्ल है, उसने थोड़ा सा डिफेक्टिव प्रोडक्ट उनको बेच दिया। जैसे इलेक्ट्रिक आयरन लेके दादी साहब घर आए, उन्होंने इलेक्ट्रिक आयरन यूज करी, शॉर्ट सर्किटिंग हो गई, वायर में थोड़ी आग लग गई, थोड़ा सा नुकसान भी हो गया प्रॉपर्टी का, मतलब वायरिंग जल गई और दादी जी का हाथ भी थोड़ा सा जल गया। तुम्हें तो पक्का गुस्सा आना है, तुम तो दादी जी को पहले तो डॉक्टर के ले गए, फिर तुम गए सेलर के पास। कहां गए बोलो? सेलर के पास। प्रोडक्ट लेके गए और दादी जी को लेकर गए और बोले दादी जी घबराओ मत, रिलीफ अवेलेबल है, यानी रेमेडीज अवेलेबल है। यानी अब सेलर को देखो तुम क्या बोलोगे रिलीफ में, तुम बोलोगे देखो भाई दादी जी को तो जब ही रिलीफ मिलेगा जब, फर्स्ट चीज, अगर आपने गलती से ये प्रोडक्ट बेच दिया है कोई बात नहीं, आप इस डिफेक्टिव प्रोडक्ट को रख लीजिए और इसे रिप्लेस करिए एक नए प्रोडक्ट से जिसमें डिफेक्ट ना हो। यानी मुझे अच्छा प्रोडक्ट दे दीजिए, ये डिफेक्टिव आप रख लीजिए, हम लड़ने नहीं आए। रिप्लेस दिस डिफेक्टिव गुड विद द न्यू वन।
वो देना जिसमें डिफेक्ट ना हो। सेकंड, कोई बात नहीं अगर प्रोडक्ट खत्म हो गया मान लो, तो एक काम करो, इस प्रोडक्ट में जो भी डिफेक्ट है उसे रिमूव कर दो, रिमूव द डिफेक्ट। थर्ड, एक काम करो, तुम दोनों ही काम रहने दो, ये पैसे वापस दे दो। इसको बोलते हैं रिफंड द प्राइस पेड, कि मुझे तो पैसे वापस दे दो, मैं कोई दूसरी दुकान से ले लूंगा। सुनना ध्यान से। फोर्थ बात, मेरी दादी जी के हाथ पे लगी है, मैं मेडिकल बिल साथ में लाया हूं, जो भी इंजरी हुई है उसका कंपनसेशन पे कर दो। हम लड़ने नहीं आए हैं, वाजिब बात कर रहे हैं। कंपनसेट फॉर द इंजरी और द लॉस सफर्ड। हमारे घर में थोड़ा सा प्रॉपर्टी जल गई, उसका पैसा दे दो, और दूसरा डॉक्टर का बिल पे कर दो। ये होता है कंपनसेट करो, जो हमें इंजरी हुई है उसका मुआवजा दो। फिफ्थ, तुमने दुकान पे जो भी ऐसे हजार्डियस यानी ऐसे डेंजरस गुड्स रख रखे हैं ना, विनती है प्लीज अभी तो इनको इसी समय इनका प्रोडक्शन रोक दो, बंद कर दो। ऐसे डुबियस डुप्लीकेट घटिया प्रोडक्ट, सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बनाना, इनका इन हजार्डियस गुड्स का प्रोडक्शन रोको। और अगर ये दुकान में मौजूद हैं तो इनको दुकान से हटा दो, इनका प्रोडक्शन भी रोको। अगर ये अभी अवेलेबल है, दुकान के अंदर है, तो इन्हें फेंक दो, इनको अब बेचोगे नहीं। और एक और लास्ट हजार्डियस गुड्स में कि प्लीज वादा करो कि आइंदा कभी भी फ्यूचर में तुम ये हजार्डियस गुड्स नहीं बेचोगे, जो हैं उन्हें हटा दो, प्रोडक्शन रोक दो, और प्रॉमिस करो फ्यूचर में ऐसा और किसी के साथ नहीं करोगे। तो ये तो हो गई 1 2 3 4 5 बातें। एक और है बस, वो ये है कि जाते जाते तुम उसको एक वार्निंग और दे गए कि देख भाई, इसके अलावा तुम अगर कोई भी और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस परफॉर्म कर रहे हो, यानी किसी भी प्रकार से तुम अगर और बायर के साथ चीटिंग कर रहे हो, यार मत करो, मत करो। लॉन्ग रन में कैसे सरवाइव करोगे? तो लास्ट ज्ञान क्या देकर आए कि किसी भी टाइप का अगर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर रहे हो, किसी भी टाइप की और चीटिंग तुम बायर के साथ कर रहे हो, जैसे एमआरपी से ज्यादा पे माल बेच रहे हो, ओरिजिनल दिखा के डुप्लीकेट चीजें टिका रहे हो, यार मत करो इनको, स्टॉप देम राइट नाउ। तो इसमें मेरे बच्चे ये लिखकर आना, देखो मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में लिखे हैं तुम्हारे लिए सब, देखो तुम इसको पढ़ो, तुम्हें पढ़ते ही लर्न हो जाएंगे। अब अपन ये देखेंगे कि सेलर के खिलाफ कंप्लेन कौन कर सकता है। सेलर के खिलाफ जो भी कंप्लेन करता है उसको बोलते हैं कंप्लेनेंट, यानी कंप्लेनेंट कौन बन सकता है? सबसे पहले कंज्यूमर। भाई तुम्हारे साथ फ्रॉड हुआ है, तुम खुद कंप्लेन करो, तो फर्स्ट पॉइंट है अ कंज्यूमर। सेकंड, मान लो एक सेलर ने 10,000 लोगों के साथ फ्रॉड कर दिया, एक ही टाइप का, सबको एक ही टाइप का गलत प्रोडक्ट टिका दिया। अब वो 10,000 लोग कोर्ट जा रहे हैं केस करने, कोर्ट वाले क्या बोलेंगे? अरे मरवाओगे क्या? 10,000 कंज्यूमर आओगे क्या एक ही टाइप का केस करने? तो क्या बोलेगा कोर्ट कि एक एप्लीकेशन लिख दो कि 10,000 लोगों के नाम पते सब डाल दो उसमें, और कोर्ट में कोई 3-4 लोग रोज आ जाना। तो इसका मतलब जब एक टाइप का फ्रॉड बहुत सारे लोगों के साथ होता है, तो अ ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स, उसमें से कोई 3-4 लोग बाकी सबके बिहाफ पे केस लड़ लेंगे, वो 3-4 लोग बन जाएंगे क्लेमेनेंट, वो जाएंगे कोर्ट में रोज। आ गया समझ में? थर्ड पॉइंट, अगर बाय चांस फ्रॉड हुआ है किसी छोटे बच्चे के साथ जो भी 18 साल से छोटा है, तो फिर उसका गार्जियन या उसके पापा मम्मी केस लड़ेंगे, वो बन जाएंगे कंप्लेनेंट। क्या बनेंगे? कंप्लेनेंट। हाँ तो करो गुरुदेव, क्या बोला मैंने? थर्ड पॉइंट कि अगर कोई छोटे बच्चे के साथ यानी माइनर के साथ अगर कोई तुमने घोटाला कर दिया, फ्रॉड कर दिया सेलर ने, तो केस लड़ेंगे उसके माँ बाप या पेरेंट या फिर उसका गार्जियन। चौथा पॉइंट, बाय चांस कंज्यूमर ही ऊपर पहुंच गया, कंज्यूमर की मौत हो गई, तो ऑब्वियसली उसका कोई लीगल हेयर यानी उसका वारिस या उसका कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव जैसे लॉयर, खत्म बात। यानी अगर कंज्यूमर की डेथ हो गई तो उसका लीगल हेयर यानी उसका वारिस या फिर जैसे उसका बेटा या फिर कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो सेलर के खिलाफ केस करेगा। 4 हो गए। 5वां, ध्यान से सुनना, मान लो कोई बूढ़े बुजुर्ग ऐसे हैं जिनके जो बच्चे हैं वो आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, उनके साथ फ्रॉड किया जाता है, भाई उनको जाना चाहिए कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस के पास। ऐसी कंज्यूमर सोसाइटीज है, ऐसे कंज्यूमर ग्रुप है, ऐसी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस है जो उनको उनकी मदद करेगी। उस कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन के पास जाएं, बस एक चीज ध्यान रखें, वो एजेड लोग जो गए हैं मदद मांगने की, प्लीज हम तो रोज कोर्ट जा नहीं सकते, तुम हमारे बिहाफ पे केस लड़ लो। तो ऐसी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन हाँ तो कर देगी, केस लड़ भी लेगी, लेकिन उन बूढ़े बुजुर्गों को एक ध्यान रखना है कि कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए गवर्नमेंट के पास, यानी गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए। ऐसे किसी फर्जी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन के पास मत जाना, उसकी फिर वैलिडिटी नहीं है कोर्ट में। ये 5वां पॉइंट है। 6, कंप्लेनेंट कौन होता है? सरकार खुद। यस, हमारी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट भी एज अ कंज्यूमर केस ठोक सकती है सेलर पे।
अगर किसी ने सरकार का ही चूना लगा दिया तो। ये टोटल इसके 6 पॉइंट है बेटा, बहुत ज्यादा इजी लैंग्वेज में है, फटाफट लर्न कर लो। अब अपन इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, व्हाट इज द रोल ऑफ एनजीओ, यानी ये जो समाज सेवक है ना, एनजीओ और ये अलग अलग कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस यानी कंज्यूमर ग्रुप, कंज्यूमर सोसाइटी, ये क्या अच्छा काम कर रहे हैं। ये 6 अच्छे काम कर रहे हैं भाई सबके लिए। इसकी ट्रिक है पेट फेल। पेट, आपका पेट गिर गया, गिद्दे पे ही गिरा, लगी नहीं, ठीक है भाई, ये इसकी ट्रिक है पेट फेल, ठीक है। पी फॉर पब्लिशिंग। व्हाट पब्लिशिंग, भाई ये डरा के रख देते हैं सेलर को। सेलर इनसे डरता है क्योंकि इनको पब्लिशिंग का डर होता है। पब्लिशिंग यानी खबर छप जाएगी अखबार में। ये जो एनजीओ है ना, ये सेलर को बोलते हैं कि भैया हमारी सेटिंग है दैनिक भास्कर, पत्रिका हिंदुस्तान टाइम्स वगैरह में, तो करके देख फ्रॉड, फिर तेरे बारे में तो अखबार में हम छप पाएंगे। और टाइम टू टाइम हम अखबार वालों से रिक्वेस्ट करके उनसे न्यूज़पेपर में एक कॉलम मांगेंगे, उसमें हम कंज्यूमर की राइट्स, कंज्यूमर का पूरा रिड्रेसल प्रोसेस, यानी वो चीट हो जाए उसके साथ तो वो कौन से कोर्ट में जा सकता है, मुआवजे में क्या क्या मांग सकता है, यानी कंज्यूमर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन हम तो टाइम टू टाइम छापेंगे। और अगर किसी ने फ्रॉड करा तो उसकी पूरी इन डिटेल विद फोटो हम तो छापेंगे अखबार में। ये पहली चीज है भाई, ये आ गया पब्लिशिंग। दूसरा शानदार काम करते हैं ये ई से, एनकरेजिंग। ये हिम्मत देते हैं कंज्यूमर को, ये बोलते हैं कंज्यूमर को कि अगर तुम्हारे साथ फ्रॉड हो जाए ना तो चुप नहीं बैठने का भाई, आवाज उठाओ, यू शुड प्रोटेस्ट एंड यू शुड टेक एक्शन। चाहे सेलर कितना ही पावरफुल हो, तो दे एनकरेज पीपल टू प्रोटेस्ट एंड टेक एक्शन, कि हमें ना साथ, हम खड़े हैं ना बैकअप में, भाई साहब डरने की जरूरत नहीं है, होगा कितना भी बड़ा सेलर, आवाज उठाओ और उसके खिलाफ एक्शन लो। ये हो गया ई, एनकरेजिंग। यार ये टी बहुत शानदार है। टी मतलब टेस्टिंग। पता है लोग क्या करते हैं, मजा आ जाएगा तुम्हें सुन के, ध्यान से सुनना। एक ब्रू ब्रांड है, ब्रू, एक नेस्कैफे है। पता है इन्होंने क्या करा, इन एनजीओज ने दोनों की कॉफी लाए, दोनों की कॉफी मतलब पाउच लाए 10-10 रुपए का, उसकी कॉफी बनाई, कॉफी पी, फिर इसके बारे में मतलब इसके बारे में रिपोर्ट छाप दी। गजब ही कर दिया यार। ये अलग अलग ब्रांड्स के चिप्स लिया है, बिस्किट लिया है, पता नहीं क्या क्या यार चीजें, और उनकी टेस्टिंग करते हैं, उनकी क्वालिटी की, जरूरत पड़े तो लैब तक में भेज देते हैं। फिर जो पूरी रिपोर्ट है ना वो सबके सामने वायरल कर देते हैं, गूगल पे डाल देंगे, अखबारों में छाप देंगे। ब्रांड में डर बैठ जाता है, अलग अलग ब्रांड्स में डर बैठ जाता है कि अरे गजब ही है यार, ये ब्रांड में डर बैठ गया कि हम तो हमारा क्वालिटी स्टैंडर्ड बिगाड़ेंगे नहीं, ये एनजीओ वाले तो पैसे देके हमारा माल खरीद लेंगे और इसकी क्वालिटी टेस्ट करेंगे और क्वालिटी टेस्ट कहीं भी छाप देंगे, सारी खबर 2 दिन में वायरल हो जाएगी। ये रहा टेस्टिंग। अब फेल, एफ, बहुत अच्छा पॉइंट है एफ। एफ मतलब ये आपको ये कहते हैं कि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है आप केस नहीं लड़ सकते, आपके पास समय नहीं है, आप कोर्ट नहीं जा सकते, तो आपके बिहाफ पे ये लोग केस लड़ लेंगे। सोचो यार, गजब ही नेक बंदे हैं। इसको बोलते हैं एफ से फाइल कंप्लेन ऑन बिहाफ ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर को बोलते तेरा केस हमें दे दे, हम चले जाएंगे रोज कोर्ट। गजब ही भाई, गजब। ये रहा पॉइंट। नेक्स्ट ई है ज्ञान बांटना। ज्ञान बांटना यानी एजुकेटिंग कंज्यूमर। ये पता है क्या करते हैं, गजब पॉइंट है। ये है ना अलग अलग वर्कशॉप्स, सेमिनार्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं और ऑलमोस्ट सारे फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें कंज्यूमर्स को इनवाइट करते हैं, बोले हम आपको एजुकेट करेंगे, हम आपको सबसे पहले तो ये बताएंगे, लाइव डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे कि किस तरीके से आजकल सेलर नई नई टेक्निक लिया है बायर को चीट करने के लिए। हम आप में अवेयरनेस फैलाएंगे, आपको अपने राइट्स, आपकी ड्यूटी, आपके रिलीफ, कौन से कोर्ट कब जाना है, हर चीज की हम नॉलेज देंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, टाइम टू टाइम सेमिनार, वर्कशॉप और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फ्री ऑफ कॉस्ट कंडक्ट करेंगे ताकि आप एजुकेट होएं, आप अवेयर रहें। क्योंकि देखो जो भी आदमी एजुकेटेड रहेगा ना, अवेयर रहेगा, उसके साथ फ्रॉड नहीं होता। ये एजुकेट ई वाला पॉइंट। अब लास्ट एल, लीगल हेल्प, सबसे शानदार पॉइंट है। लीगल हेल्प यानी देखो मैं खुद की बात ले लूं, आज अपन सबको क्या है, बहुत कम नॉलेज है, मेरे को भी बहुत कम है कि कौन से कोर्ट जाना है, केस कैसे फाइल करते हैं, लॉयर कैसे हायर करते हैं। तो आई वांट सम लीगल एडवाइस। तो ये लोग क्या कहते हैं, हम है ना यार, हम देंगे ना सारी लीगल हेल्प, हम तेरी पूरी मदद करेंगे, केस कैसे फाइल किया जाता है। फिर तो खुद लड़ना चाहता है तो खुद लड़, नहीं लड़ना चाहता तो ये रहा ना, हमारे पे छोड़ दे, हम लड़ लेंगे केस। तो एल यानी तेरे को सारी लीगल हेल्प देंगे, सारी लीगल एडवाइस देंगे कि तू केस लड़े। ये हो गया पेट, ये हो गया फेल। ठीक है बेटा।
अब बेटा अपन हर बात के लिए सेलर को ही तो गलत नहीं बोल सकते ना कि हर चीज हर सारी गलती सेलर में ही है, नहीं ना। कंज्यूमर को भी तो थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। यानी क्या होती है कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटीज, किन बातों का उसे खुद को ध्यान रखना चाहिए जब स्पेशली वो कोई चीज परचेस कर रहा हो। तो अपन पढ़ेंगे कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी उसकी ड्यूटी, स्पेशली एट द टाइम ऑफ बाइंग गुड्स, जब वो शॉपिंग करने निकला है। 6 पॉइंट है, ट्रिक है कॉल शी, कॉल शी, हाँ भाई यही ट्रिक है, ये रहा कॉल शी। सी सबसे इजी है, कैश मेमो। इसका मतलब तुम कम वैल्यू का सामान लो या ज्यादा वैल्यू का सामान लो, यानी सस्ता लो या महंगा मैटर नहीं करता, बिल जरूर लो, क्योंकि कल को अगर तुम्हारे साथ फ्रॉड हो गया तो कोर्ट में जज साहब बोलेंगे भाई सबूत कहां है, बिल कहां है, बिल ही तो सबूत है। कि मैं जज साहब बोलेंगे मैं कैसे मानूं भाई तूने उस सेलर से सामान खरीदा है। तो इसका मतलब हमेशा बिल जरूर लो, बिना बिल के शॉपिंग मत करो, बिल ही सबसे बड़ा प्रूफ है। ए मतलब अवेयर। देखना इसकी एक स्टोरी सुनो। पता क्या हुआ यार, मैंने एक पर्टिकुलर चीज खरीद ली एक दुकान से, डन। अब वो मान लो मैंने आलू खरीद लिया, आलू ही खरीद लिए 30 रुपए किलो, कितना बोलो 30 रुपीज के जी। जैसे ही मैं आलू घर लाया मेरा भाई मुझे बोला भैया क्या लाए हो, मैंने कहा आलू लाया हूं 30 रुपीज के जी। वो बोले भैया आप अवेयर ही नहीं हो, आपको पता ही नहीं है। मैंने कहा क्या हो गया, बोले डीमार्ट में 10 रुपए किलो में बिक रहे हैं आज एक ऑफर है, मान लो आज इंडिपेंडेंस डे है, तो इंडिपेंडेंस डे के चक्कर में इन बड़े बड़े स्टोर्स ने आज इतना बड़ा डिस्काउंट दे रखा है। बस यही है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी मेरी ड्यूटी कि थोड़ा बहुत मुझे अवेयर रहना चाहिए, मुझे पता हो, ज्यादा नहीं थोड़ी बहुत नॉलेज जरूर होनी चाहिए कि मार्केट में कौन सा सेलर कब किस गुड या सर्विस को कितनी रेट पे बेच रहा है। अगर अवेयर रहूंगा तो मेरे साथ फ्रॉड नहीं होगा और मैं अच्छी शॉपिंग कर पाऊंगा। नेक्स्ट है एल अच्छा है भाई। एल यानी देखो यार एक चीज, मैं मान लो वेजिटेरियन हूं, तुम मान लो नॉन वेजिटेरियन हो, ये बात सेलर को पता है क्या। अब मैं उससे कोई पर्टिकुलर ब्रेड वाला कोई बिस्किट ऐसा कोई ब्रेड वाला बिस्किट है वो लेने गया हूं, ठीक है। अब वो वेज में भी आता है और नॉन वेज में भी आता है, तो सेलर क्या एक एक उससे पूछेगा क्या बायर से भाई तू वेज है या नॉन वेज, तो उससे वो क्या बोलेगा भाई साहब मेरे को क्या पता वेज या नॉन वेज, आप लेबल पढ़ लो, लेबल में अगर ग्रीन डॉट है तो वेजिटेरियन का है और अगर ब्राउन या रेड डॉट है तो वो नॉन वेजिटेरियन का है। ये होता है लेबल। भाई चीज खरीदने से पहले उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, उसकी एक्सपायरी डेट, उसके इंग्रेडिएंट्स यार खुद पढ़ लो ना, ये तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। सेलर एक को रीड करके थोड़ी देगा ये लेबल। जैसे एक्सपायरी डेट वाली दवाई खा गए और ऊपर पहुंच गए तो सेलर क्या करे भाई बेचारा, सेलर क्या बोलेगा, अब तो ऊपर ही पहुंच गए, तो इससे अच्छा बेटर था ना यार लेबल पढ़ लेते। हो गया कॉल, CAL। सी यानी कैश मेमो लो, बिल लो। ए यानी अवेयर, जागरूक रहो, नॉलेज रखो मार्केट की कि कौन सा सेलर किस रेट पे क्या बेच रहा है। एल सारे लेबल्स ध्यान से पढ़ो। अब एस हमेशा स्टैंडर्डाइज्ड गुड खरीदो, ठप्पे वाले प्रोडक्ट खरीदो। ज्वेलरी खरीद रहे हो हॉलमार्क का ठप्पा देख लो, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस देख रहे हो ISI का ठप्पा देख लो, फूड प्रोडक्ट ले रहे हो FPO का ठप्पा देख लो। क्योंकि ये जो क्वालिटी मार्क्स है ना, ये जो क्वालिटी मार्क्स ये जो डिपार्टमेंट्स या संस्थाएं इन प्रोडक्ट्स पे लगाती है वो इनका पूरा क्वालिटी स्टैंडर्ड चेक करने के बाद लगाती है, तो तुम्हारे साथ घोटाला नहीं होगा। अगर तुम हॉलमार्क की ज्वेलरी लोगे, ISI का इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लोगे तो घबराओ मत, गड़बड़ नहीं होगी। तुमने एक स्टैंडर्डाइज गुड लिया है, तुमने कोई इंफीरियर या डुप्लीकेट माल नहीं लिया, तो ये है ऑलवेज बाय स्टैंडर्डाइज गुड, क्योंकि उन पे ठप्पा होता है। H यानी ऑनेस्ट। भाई थोड़ा खुद भी ईमानदार रहो, कहीं ब्लैक मार्केटिंग का होर्डिंग वाला माल मिल रहा हो, डुप्लीकेट माल, नकली माल, चोरी का माल कम रेट में मिल रहा हो, यार हाथ जोड़ के बनती है, तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है, ऐसी इलीगल एक्टिविटी को प्रमोट मत करो। अगर तुम लोग ऐसा घटिया तरीके से माल, इलीगल तरीके से माल नहीं खरीदोगे तो कोई सेलर में हिम्मत नहीं होगी कि वो इलीगल तरीके से माल बेचेगा, क्योंकि उसे तुम्हारा रिस्पॉन्स ही नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ऑनेस्ट डील करो, ऑनेस्ट डील, ईमानदारी से डील करो। और लास्ट ई होता है एंश्योर अ फेयर डील। अपन पढ़ रहे हैं शी में ई, एंश्योर अ फेयर डील। इसका मतलब असर्ट योरसेल्फ। ये असर्ट योरसेल्फ क्या है तुम्हारी बुक में वर्ड? असर्ट यानी ऑलवेज स्टे कॉन्फिडेंट। जब भी दुकान में जाओ कॉन्फिडेंसली घुसो, ज्यादा भी मत इतराना, लिमिट में कॉन्फिडेंस दिखाओ, अंडर कॉन्फिडेंट होके मत जाओ, दबके मत जाओ, अपनी आवाज उठाओ। यानी सेलर को ऐसे बोलो भाई साहब मुझे ये चीज चाहिए, ये मेरा बजट है, जितने भी ऑप्शंस हैं सारे दिखाना। ये होता है असर्ट योरसेल्फ। असर्ट योरसेल्फ यानी अपनी बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस दिखाओ। शॉपिंग करने जा रहे हो, भीख नहीं मांग रहे हो, पैसे देके चीज खरीदोगे, ये है इसका मतलब। एंश्योर अ फेयर डील, अरे बोलो ना, एंश्योर अ फेयर डील। इसका मतलब
असर्ट योर सेल्फ। अगर आप में असर्शन है यानी कॉन्फिडेंस है तो घबराओ मत, आपके साथ कोई भी फ्रॉड नहीं होगा। आपकी बॉडी लैंग्वेज का कॉन्फिडेंस देखकर ही सामने वाला आधा तो दब जाएगा। मैंने क्या पढ़ाया कि कंज्यूमर की क्या जिम्मेदारियां हैं जब वो किसी पर्टिकुलर गुड को बाय करता है। उस वक्त उसकी 6 जिम्मेदारी है। ट्रिक है कॉल शी। अब अभी अपन ने पढ़ा था कॉल करो शी को। अब आगे क्या कॉल करके क्या कहें, सुनो। कॉल करो शी को, वो आरसी की फाइल लर्न कर लेगी। क्या बोला मैंने, अजीब सी बात है, आरसी की फाइल लर्न कर लेगी। अरे यही तो अपनी नेक्स्ट 4 जिम्मेदारियां हैं कंज्यूमर की। कॉल शी क्या था, कॉल शी बोलो। कॉल शी कंज्यूमर की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जब वो गुड्स को परचेज कर रहा था। अब वो गुड्स खरीद चुका है, अब बारी है गुड्स को कंज्यूम करने की। तो जब आप गुड्स को कंज्यूम कर रहे हो उस वक्त एज अ कंज्यूमर आपकी 4 जिम्मेदारी है। आरसी की फाइल लर्न करो, आरसी की फाइल लर्न करो। आरसी क्या है, रिस्पेक्ट द एनवायरमेंट। रिस्पेक्ट द एनवायरमेंट में क्या लिखोगे, डोंट पॉल्यूट द एनवायरमेंट, डोंट लिटर। लिटर यानी रोड पे कचरा मत फेंको, धरती तो मां होती है, उस पे कचरा क्यों फेंक रहा है, डस्टबिन में डाल भाई। तो डोंट पॉल्यूट द एनवायरमेंट, डोंट लिटर एनीथिंग यानी कचरा रोड पे मत फेंक, और लास्ट डोंट वेस्ट एनीथिंग। घर में छोटे बच्चों तक को सिखाते हैं अपन कि थाली में भी उतना ही खाना लो जितना कंज्यूम कर सको, वेस्ट मत करो। तो यही कंज्यूमर को बोल रहे हैं हम यहाँ पे भाई, डोंट वेस्ट, डोंट लिटर, डोंट पॉल्यूट द एनवायरमेंट। सी से है कि कंज्यूमर ग्रुप्स बनाओ, कंज्यूमर सोसाइटीज, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस बनाओ। इसका मतलब एक अकेले कंज्यूमर के साथ अगर फ्रॉड होगा तो मे भी वो डर जाए, ये सोचे कि इतने पावरफुल और इतने अमीर सेलर का मैं अकेला क्या कर लूंगा। अरे तो इकट्ठे उसके खिलाफ आवाज उठाओ ना, कंज्यूमर एसोसिएशंस बनाओ, कंज्यूमर सोसाइटीज बनाओ, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाओ, उन्हें गवर्नमेंट से रजिस्टर कराओ ताकि वो पावरफुल बने। फिर ये कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस क्या करेगी, मिलकर आवाज उठाएगी उस सेलर के खिलाफ जिसने दुनिया में फ्रॉड किया है। वो तुम्हारी मदद करेगी केस फाइल करने में, तुम और बाकी कंज्यूमर्स को भी सेमिनार्स और वर्कशॉप्स लेके उन्हें एजुकेट करेगी, कंज्यूमर अवेयरनेस फैलाएगी। ये अपनी जिम्मेदारी है कि अपन कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन बनाए। नेक्स्ट क्या है, फाइल। फाइल से होता है फाइल अ कंप्लेन, ऑलवेज फाइल अ केस। हम किसी सेलर को मत छोड़ो अगर उसने फ्रॉड किया है तो, चाहे फ्रॉड 5 रुपए का हो चाहे फ्रॉड 5 करोड़ का हो, ये लिखते हैं इसमें। ऑलवेज फाइल अ कंप्लेन इवन इफ द अमाउंट ऑफ क्लेम इज वेरी 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 लेस। 5 रुपए का भी फ्रॉड हुआ है ना, हंसो मत इस बात पे कि 5 रुपए का भी तो फ्रॉड हुआ है, क्या केस करना है 5 रुपए के लिए। अरे कर भाई, आज इससे क्या है, वो सेलर दब जाएगा, वो डर जाएगा। आ गया समझ, नहीं तो आज 5 रुपए का उसने फ्रॉड किया है, कल यही आदमी 5 करोड़ का भी करेगा। तो ये लिखते हैं इसमें, ऑलवेज फाइल अ कंप्लेन इवन इफ द अमाउंट ऑफ क्लेम इज लेस। लास्ट क्या है बच्चा, लर्न अबाउट द रिस्क इन्वॉल्व। लर्न अबाउट द रिस्क इन्वॉल्व, ध्यान से सुनना, इसका मतलब मजा आ जाएगा। लर्न अबाउट द रिस्क इन्वॉल्व। इसका मतलब क्या है, मान लो मैं एक इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट लाया, इलेक्ट्रिक अप्लायंस। अब उसको ऑपरेट करने के कुछ स्टेप्स थे। सेलर ने मुझे तरीके से बोला था कि देखो एक बार मैं आपको इसका स्टेप 1 2 3 4 जो भी स्टेप ऑर्डर में फॉलो करने हैं वो समझा देता हूं। उसके अलावा इस मैनुअल बुक में लिखा हुआ भी है, आप प्लीज इसी ऑर्डर में ये स्टेप्स फॉलो करना, तब इस प्रोडक्ट को यूज करना, नहीं तो पक्का गड़बड़ होगी। हो सकता है घर में शॉर्ट सर्किटिंग हो जाए, आग लग जाए, आपके कुछ हो जाए। प्लीज 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 ये कर लेना, बस यही लिखा है इसमें, लर्न अबाउट द रिस्क इन्वॉल्व। यानी मैन्युफैक्चरर अगर सेलर आगे बढ़ के आपको कोई चीज समझा रहा है तो भी ज्यादा भी अक्लमंद मत बनो, जैसा ही उसने कहा है सारे इंस्ट्रक्शंस वैसे फॉलो करो, इससे आप सेफ रहोगे। आया समझ, ये है नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है बेटा, एक मिनट जाने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 टाइप की है, एक जब वो गुड खरीद रहा हो, एक जब वो गुड कंज्यूम कर रहा हो। ट्रिक क्या है, कॉल करो सी को, वो आरसी की फाइल लर्न कर लेगी। होप सो बच्चों आपको ये फर्स्ट वीडियो में सारे टॉपिक्स एकदम क्लियर हुए हो। अब क्या आएगा, अब आएगा वीडियो 2। वीडियो 2 में चैप्टर खत्म, यस खत्म। वीडियो 2 में मैं आपको पढ़ा दूंगा राइट्स ऑफ अ कंज्यूमर, इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन और नीड ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। सारे रिमेनिंग टॉपिक्स इसी वीडियो में खत्म हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलो अभी के लिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।